वो उसकी माँ को दिखाया गया, जिस कंप्लेनेंट ने कंप्लेंट की थी। माँ ने जैसे ही टैटू देखी वो रो पड़ी कि यही उसकी बेटी संध्या है। फिर एक पैर जो मिला उसमें कुछ पाजेब टाइप की चीज़ें थी, उसने उसको भी पहचान लिया और इस तरीके से ये कंफर्म हो गया कि ये लाश जो टुकड़ों में अलग अलग जगहों से मिली थी ये संध्या की है। अब पुलिस मर्डर का केस दर्ज कर तफ्तीश शुरू करती है, माँ से स्टेटमेंट लेती है। माँ बताती है कि मैंने अपने दामाद को फ़ोन किया, दामाद कह रहा वो 19 फरवरी को घर से निकली थी और उसके बाद मुझे भी पता नहीं। अब पुलिस इस बात पे हैरान कि जिसकी बीवी अगर 25 दिनों से गायब है तो वो पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाया कि नहीं। चेक किया जाता है, पता चला नहीं, उसने कहीं रिपोर्ट नहीं लिखाई। पुलिस को शक होता है। अब पुलिस बालकृष्ण, संध्या का हस्बैंड, उसके घर पहुंचती है, पूछताछ के लिए उसे कस्टडी में लेती है। बालकृष्ण जो तमिल फिल्मों में एक प्रोड्यूसर हुआ करते थे और उन्होंने लास्ट एक फिल्म बनाई जो बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से पिट गई, माली हालत ख़राब थी। तो शुरुआत में पूछताछ में वो कहते रहे कि मेरी बीवी तो चली गई थी 19 को ही, मायके हमारा कुछ झगड़ा हुआ था, इनके 2 बच्चे भी थे। लेकिन फिर पुलिस ने जब सीसीटीवी कैमरों को खंगालना शुरू किया तो पता चला कि 19 और 20 तारीख के दरमियान बालकृष्ण कई बार अपने घर से निकला और उसके हाथ में कई ऐसे पॉलीथिन थे जो सेम डंपिंग यार्ड से लेकर अलग अलग जगह मिले। पुलिस की टीम अब घर पहुंचती है। जब घर पहुंचती है तो सेम पॉलीथिन जिसमें लाश के टुकड़े मिले थे वही घर पर मिलते हैं। अब पुलिस को यकीन हो जाता है। पुलिस ऑफिशियली अरेस्ट कर लेती है बालकृष्ण को और अब उससे तसल्ली से पूछताछ करती है। कुछ वक्त के बाद ही बालकृष्ण अपना जुर्म कबूल कर लेता है और कहता है कि उसी ने अपनी पत्नी को मारा है। अब जो पूरी कहानी सामने आती है इसके बाद, वो कहानी ये थी कि बालकृष्ण तमिल फिल्मों में एक प्रोड्यूसर था। 2002 का दौर था। संध्या अपने छोटे से शहर से चेन्नई आई थी एक एक्ट्रेस बनने के लिए। छोटे मोटे उसने रोल भी किए। इसी दौरान में एक फिल्म में सपोर्टिंग एक्ट्रेस के लिए उसकी मुलाकात बालकृष्ण से हुई। 2002 की ये बात थी। दोनों मिले, उसके बाद दोनों में दोस्ती हुई, फिर प्यार हो गया, फिर दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया और दोनों ने शादी कर ली। बाद में दोनों के बच्चे भी हुए। अब संध्या एक प्रोड्यूसर की वाइफ थी और फिल्मों में अपना ट्राई कर रही थी, कुछ छोटे मोटे रोल मिले भी, लेकिन जो उसका सपना था वो पूरा नहीं हो पा रहा था। इस दौरान में बालकृष्ण की भी कुछ फिल्में जिसमें पैसे लगाए वो सब डूब गए। अब उसकी माली हालत भी ख़राब। बालकृष्ण की जब माली हालत ख़राब हुई तो संध्या ये सोच कर कि चलो हस्बैंड की कुछ मदद करेंगे, कुछ अच्छे फिल्म में मिल जाए, ऑफ़र मिल जाए, रोल मिल जाए, तो ये सोच कर अब वो फिल्म इंडस्ट्री में फिर से डायरेक्टर प्रोड्यूसर के चक्कर काटने लगी। पर बालकृष्ण को अब ये पसंद नहीं था। इस बात में झगड़ा हुआ। संध्या ने एक दिन झगड़े के बाद बालकृष्ण का घर छोड़ा और अपने माँ बाप के घर पहुँच गई और वहीं रहने लगी। दोनों बच्चे बालकृष्ण के पास थे। अब बालकृष्ण और परेशान उठा। उसने अपने दोनों बच्चों को अपने भाई के हवाले किया और कहा कि मैं फिर से अपनी फिल्म में कामयाबी के लिए कोशिश करता हूँ। इस दौरान फिर संध्या भी अपने फिल्म इंडस्ट्री में दोबारा कदम रखने के लिए ज़ोरों शोर से कोशिश करने लगी। वो अलग अलग जाकर प्रोडक्शन हाउस से, प्रोड्यूसर से, डायरेक्टर से मिलती। ये बात बालकृष्ण को पता चली। बालकृष्ण को धीरे धीरे लगा कि फिल्मों के ऑफर और फिल्मी दुनिया की कुछ सच्चाई शायद पता हो। तो उसे लगा कि कोई ना कोई है जो संध्या की ज़िंदगी में आ चुका है, कोई बॉयफ्रेंड है और फिल्मों में उसको फिल्में दिलाने के लिए मदद कर रहा है। अब वो शक करने लगा। उसे ये भी लगा कि शायद संध्या अब कास्टिंग काउच का भी शिकार हो रही है। कास्टिंग काउच एक शब्द, एक टर्म यूज़ होता है फिल्म इंडस्ट्री में, किसी को कोई रोल देने के लिए, ख़ासतौर पर फीमेल एक्ट्रेस को, उसका शोषण करना। तो अब ये शक होने लगा। उसे लगा कि संध्या को शायद 1-2 ऐसे प्रोजेक्ट मिल भी गए, तो उसे लगा कि आसानी से नहीं मिला, इसके लिए कॉम्प्रोमाइज़ किया है। बालकृष्ण को बहुत गुस्सा आया। फिर उसने संध्या को पहली बार, अब संध्या चूँकि अलग रह रही थी, उसने उसको कांटेक्ट किया और कहा कि ठीक है, तुम फिल्म में काम करना चाहती हो, मैं तुम्हें अब रोकूंगा नहीं, लेकिन तुम घर लौट आओ, बच्चे दोनों अकेले हैं और अब मैं झगड़ा भी नहीं करूँगा। संध्या को लगा कि शायद बालकृष्ण बदल गया। वो 19 जनवरी को घर लौट आती है 2019 अपने पति के पास, लेकिन घर लौटते ही फिर से झगड़ा होता है
और इस झगड़े के बाद बालकृष्ण घर के अंदर ही गला घोंट कर संध्या को मार देता है। फिर लाश को रखता है, बच्चे दोनों बीवी भाई के पास थे, बाथरूम में। इसके बाद बाज़ार जाता है, वहाँ से तेज़धार हथियार खरीदता है, पॉलीथिन खरीदता है, बोरी खरीदता है। आने के बाद तसल्ली से लाश के कई टुकड़े करता है। फिर इसके बाद वो पहली किस्त ले आकर जो डंपिंग यार्ड था चेन्नई का सबसे बड़ा, जहाँ कचरा फेंका जाता है, वहाँ फेंका। उसे लगा कि हज़ारों टन कचरों में ये भी छुप जाएगा। बाकी किसी नदी के किनारे, कहीं जंगल के किनारे फेंकता गया और फिर आराम से घर में रहने लगा। लेकिन 25 दिन बाद माँ ने जब गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई तब ये कहानी सामने आई। पुलिस ने उसकी सारी बातें सुनी, उससे पूछा सर और पैर, उसने कहा उसने डंपिंग यार्ड में ही फेंका। पुलिस ने फिर से तलाशी ली, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आज 6 साल हो गए हैं। इन 6 सालों में संध्या का सर और बायां पैर दोनों बरामद नहीं हुआ और अब इसकी उम्मीद भी नहीं है। ये मामला अब भी लोअर कोर्ट में है, फैसला शायद आने वाला है। अपनी ही पत्नी का कत्ल और बेरहमी से लाश के टुकड़े और टुकड़ों को भी कहाँ कहाँ फेंका, डंपिंग यार्ड तक में जाकर। तो जब भी फैसला आएगा आपको अपडेट ज़रूर दूंगा। फिलहाल इसके साथ ही कहानी में आज इतना ही, लेकिन कहानी ख़त्म करूं उससे पहले एक तो फिर से धनतेरस की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। कल छोटी दिवाली है, तो छोटी दिवाली की भी हार्दिक बधाई, हैप्पी दिवाली, छोटी दिवाली। और मंडे को दिवाली है तो हैप्पी दिवाली। कल तो वैसी संडे कहानी होती नहीं, मंडे दिवाली है तो मंडे को बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि आप सब लोगों के साथ मैं भी छुट्टी करूँगा। तो हमारी मुलाकात होगी ट्यूसडे को। अच्छे से दिवाली मनाइएगा। अपने घर को रोशन करने के साथ साथ अगर आपके आसपास कोई ऐसा शख्स दिखे जिसके ज़िंदगी में अंधेरा हो, ज़रा सी रोशनी उसकी ज़िंदगी में अगर आप ला देंगे तो दिवाली में और 4 चांद लग जाएंगे, क्योंकि सामने वाले के चेहरे पर एक मुस्कुराहट